कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में बातचीत करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी साझेदारी का अर्थ हम लोग जानते हैं शेयर करना किसी भी चीज़ को, और सत्ता यानी सरकार की शक्तियाँ। पावर मीन्स हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ, एनर्जी, राइट्स। शेयर मीन्स होता है टू डिवाइड समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी अपने पावर को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटना। इसको पावर शेयरिंग कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस सत्ता की साझेदारी को दो देशों के उदाहरण से समझाया गया है। इसमें पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। देखिए ये उसका मैप दिया हुआ है, अलग से ऐड किया आप लोगों दिखाने के लिए। इसका क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या, इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा। बेल्जियम वास्तव में अगर हम अपने यहाँ के जो राज्य हैं उससे भी बहुत छोटा देश है। लास्ट में मैप दिया हुआ है मैंने, लास्ट में भी हम उसका डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेल्जियम है वो यूरोप का बहुत ही छोटा देश है। इसके बारे में हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप में भी पढ़ चुके हैं कि जब फ्रांस की जो शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए वियना कांग्रेस ने उसके उत्तर में बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ मिलाकर एक बड़े देश की स्थापना कर दी थी। वही ये बेल्जियम है, छोटा सा देश फ्रांस के उत्तर में। हमारे यहाँ का हरियाणा है उससे छोटा है राज्य। नीदरलैंड के एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ बेल्जियम है। ये उसकी सीमाएं हैं। इसकी जो जनसंख्या है हरियाणा से भी कम है। लेकिन यहाँ की जो विशेषता है वो देखने में आती है कि देखिए बेल्जियम में 59% डच लोग हैं, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। लेकिन जो उसकी कैपिटल है, राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें जस्ट अपोजिट है, इसके उल्टा है। उसमें 80% फ्रेंच हैं और 20% डच। ये वहाँ जनसंख्या है, वहाँ की जातीय बनावट है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डच से अधिक ताकतवर हैं, समृद्धशाली हैं, और इस बात को लेकर उनमें नाराज़गी थी डचों में कि ऐसा क्यों है। इसके चलते यानी आपस के तनाव को दूर करने के लिए, आपस में दोनों में जो डिस्प्यूट था किसी तरह का, उसको दूर करने के लिए 1950 और 1960 के जो दशक हैं, दशक में 10 वर्ष में फ्रेंच और जो डच हैं उन्होंने मिलकर एक समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और पूरी तरह से उस समस्या को सुलझा लिया और एक मॉडल पूरे विश्व के सामने एक मॉडल रखा कि देखिए ऐसा आप भी कर सकते हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए, अपने डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए। उसके भी आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, श्रीलंका जो है एशियन कंट्री है। हम लोग जानते हैं भारत के दक्षिण में श्रीलंका एक बिल्कुल नारियल की तरह है।
धार्मिक दृष्टि से भी हमारे देश से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र जी के द्वारा, श्री रामचंद्र जी के द्वारा श्रीलंका की विजय, ये सारी हम लोग जानते हैं। इस समय जो उसकी जातीय बनावट है, उसकी जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़, इस समय थोड़ा ज़्यादा है, यानी हरियाणा के बराबर। इसकी जो जातीय बनावट है उसमें सिंघली लोग 74% हैं, ठीक है, सिंघली, और 18% तमिल हैं और 7% आपके ईसाई हैं। ये वहाँ की जातीय बनावट है, यानी वहाँ की रचना, जातीय रचना। ये बेल्जियम का मैप दिया हुआ है, ये देखिए, डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, और ये ब्रसेल्स है, वहाँ की राजधानी। ये मैंने बीच में बेल्जियम के बारे में जानकारी करने के लिए डाला हुआ है आप लोगों को। ये दूसरा मैप। श्रीलंका में जैसा कि बताया 74% सिंघली, तमिल 18% और 7% ईसाई। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में हैं, और जो अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं, वहाँ का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ठीक है ना। और तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। उसमें जो ईसाई लोग हैं 7%, वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जैसे हमने कहा कि सिंघली वहाँ पर 74% है। 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया श्रीलंका, तो उस समय सिंघलियों ने अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, क्योंकि वो बहुसंख्यक थे, और उस दृष्टि से उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत तमिलों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया गया। सिंघली को राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई, और पूरी तरह से सरकारी दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से बौद्ध मत को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। ये कारण थे तमिलों की नाराज़गी के सिंघलियों के प्रति, क्योंकि उनको दूसरे दर्जे का घोषित कर दिया गया था, उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई जो सिंघलियों को दी गई। ये देखिए, ये श्रीलंका का मानचित्र है। ये उत्तर में और पूरब में, ये पूरे क्षेत्र में यहाँ तक ये तमिल है। बाकी ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसमें सिंघली। तो इस तरह से ये विवाद का कारण बना, और धीरे धीरे तमिलों और सिंघलियों के जो संबंध थे वो कटुतापूर्ण होते गए, और आगे ये खाई और चौड़ी होती चली गई। ये देखिए, ये मैंने मैप डाला है इसमें, ये श्रीलंका का मैप। ये जो शो हो रहा है, ये हैं आपके तमिल वाले क्षेत्र, ठीक है ना। जाफना उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, बाकी ये क्षेत्र पूरे सिंघलियों के। ये श्रीलंका का ध्वज, क्षेत्रफल, जनसंख्या और श्रीलंका रुपया। तो इस तरह से सिंघली और तमिलों के बीच संबंध अत्यंत कटुतापूर्ण होते चले गए, खराब होते चले गए,
आगे चल के तमिलों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अपनी मांग के लिए दबाव देने के लिए सरकार पर उन्होंने कहा कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, शिक्षा और रोजगार में सिंहली तमिलों को दोनों को समान अवसर दिया जाए। लेकिन तमिलों की इन मांग को सिंघली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका धीरे धीरे प्रभाव ये हुआ कि तमिल और सिंघली के बीच संबंध समाप्त हो गए। एक तरह से दोनों एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और बाद में तमिलों ने एक क्रांतिकारी संगठन, उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन जिसको कहा जाता है तमिल एलम, इस तरह से उन्होंने एक संगठन बना लिया जिसको शॉर्ट में कहा जाता था लिट्टे, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने एक उग्रवादी संगठन का रूप ले लिया और हथियार के बल पर सरकार को झुकाने का प्रयास करने लगे और इस तरह से इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका गृह युद्ध में फंस गया और ये काफ़ी समय तक चलता रहा। हजारों लोग मारे गए इसमें। अंत में वहाँ की सरकार ने अपनी सेना का प्रयोग करके और उस तमिल एलम संगठन पर कार्रवाई की और उसको समाप्त कर दिया। ये बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट मैंने आप लोगों को बताई। इससे पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें, साझेदारी का मतलब होता क्या है। साझेदारी का मतलब, जैसे इसको परिवार से ही प्रारंभ करें हम लोग, तो परिवार में आप लोग देखते हैं कि सब लोग कार्य को बांट करके करते हैं। अगर किसी एक ही व्यक्ति को करना पड़े कोई कार्य तो वो ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन जब उस कार्य को थोड़े थोड़े सब में बांट दिया जाता है तो वो आसान हो जाता है। आप लोग खेल निश्चित रूप से खेलते होंगे, कोई क्रिकेट खेलता होगा, कोई फुटबॉल खेलता होगा, कोई हॉकी खेलता होगा, कोई कबड्डी खेलता होगा। उसमें विजयी कौन सी टीम होती है? विजयी वही टीम होती है जो अपने पावर को, अपने टीम की पावर को मजबूत करके चलती है। उसमें कोई जो टीम का खिलाड़ी होता है वो अलग से नहीं खेलता है, वो टीम के साथ मिलकर खेलता है। अपने शक्ति, अपनी एनर्जी को सबके साथ साझा करके खेलता है, तब जाकर वो टीम विजयी होती है। अगर देश के बारे में लें तो क्या संभव है कि एक व्यक्ति इतने बड़े देश के शासन का संचालन कर सकता है? नहीं। आप लोग देखते हैं कि अकेला एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अपने अधिकारों को अपने मंत्रियों के बीच में बांटता है और वो उस कार्य को पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से वहाँ भी शेयरिंग हो रही है, वहाँ भी साझेदारी हो रही है। इसमें अब हम बेल्जियम पर फिर से आते हैं, लौटते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने, उसमें चाहे डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो, उन तीनों समुदायों ने किस तरह से अपने विवादों को बैठकर सुलझाने का प्रयास किया और विश्व के सामने एक मॉड्यूल गवर्नमेंट देने की कोशिश की और कई देशों ने उसके मॉड्यूल को एक्सेप्ट भी किया, एडॉप्ट भी किया है। देखिए, एक तो तीनों ही समुदायों ने एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया कि नहीं, ठीक है, हम लोग फ्रेंच की संस्कृति अलग है, डच की अलग है, जर्मन की अलग है। तो उन्होंने एक दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं की, तीनों ने एक दूसरे की संस्कृति का स्वागत किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, 4 बार संशोधन किया। और किस लिए? केवल इसलिए कि जो तीनों समुदाय हैं
मुख्य रूप से दो समुदाय अधिक परसेंटेज में हैं, डच और फ्रेंच। उनके बीच किसी तरह का विवाद पैदा ना हो या कोई भी दूसरा समुदाय ये न समझे कि हमारे अधिकार कम हैं या हमें कम करके आंका जा रहा है। और इस तरह से उन्होंने उन संशोधनों के माध्यम से एक ऐसा मॉडल रखा कि जो वास्तव में स्वागत के योग्य रहा पूरे विश्व के द्वारा। उसमें क्या क्या मुख्य बातें सम्मिलित हैं? देखिए, उन्होंने स्वयं बैठकर अपने इन विवादों को सुलझाने के लिए कितना बढ़िया एक मॉडल प्रस्तुत किया। उसकी सबसे अच्छी बात क्या, संविधान में इस बात का स्पष्ट व्यवस्था की गई कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी परसेंटेज का नहीं ध्यान देना कि कौन सा किस समुदाय की परसेंटेज ज़्यादा, उस परसेंटेज के हिसाब से नहीं, केंद्र में फ्रेंच और डच के मंत्री बराबर रहेंगे। और कुछ विशेष कानून देश के लिए तभी बन सकते हैं जब दोनों समुदाय या दोनों समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। ये चीज़ उसमें रखी गई कि कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसमें दोनों उसके पक्ष में होंगे तभी, यानी एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। दूसरा है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गईं, यानी स्टेट गवर्नमेंट को, यानी अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं, उनको कुछ स्वतंत्र अधिकार दिया गया है अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए। अगला है, जो कैपिटल है वहाँ की, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है। यहाँ भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। हमने उसमें शुरू में पढ़ा था जब उसकी जातीय बनावट में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की जातीय बनावट है। क्या कि वहाँ 80% तो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच। इसके बावजूद भी वहाँ भी दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। लास्ट है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। हमारे यहाँ भी व्यवस्थाएं देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। उसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन जैसे वहाँ सामुदायिक सरकार थी वैसे यहाँ स्थानीय सरकार तीसरे स्तर की। वहाँ पर इसकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग करते हैं, लेकिन वहाँ एक भाषा बोलने वाले, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार है। तो इस तरह से बेल्जियम की जातीय बनावट को देखकर ऐसा लगा था कि बहुत ही कठिन है यहाँ पर इन विवादों को हल करने का, लेकिन उन लोगों ने बैठकर इस मामले को हल किया और एक अच्छी व्यवस्था पूरे देश के सामने रखी। ठीक, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ बेल्जियम में?
क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे वो समझदार थे। उनको लगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, हमारी जो एकता है वो समाप्त हो जाएगी और दूसरा आकर हम पर आक्रमण कर लेगा, अधिकार कर लेगा और लगातार ही हम लड़ते रहेंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है। तो उन्होंने एक समझदारी का परिचय दिया और इस तरह से मिल बैठकर उन्होंने अपने मैटर को 4 संशोधनों के माध्यम से सुलझा लिया। जबकि श्रीलंका में इसके ठीक उल्टा हुआ। वहाँ पर 74% लोगों ने 18% लोगों पर अपनी संस्कृति सभ्यता को थोपने का प्रयास किया, जबकि ऐसा लोकतांत्रिक देश में कम से कम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और उसी का परिणाम हमें देखने को आता है गृह युद्ध के रूप में। अब अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर ये सत्ता की जो साझेदारी है वो ज़रूरी क्यों है, क्या कारण है, क्यों उसको हमें लागू करना चाहिए। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़रेबल। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण क्या है कि जो सत्ता का बंटवारा है, पावर शेयरिंग है, वो एक ठीक दिशा में किया गया कार्य है। उससे क्या होगा कि जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं, हमारे यहाँ समुदाय हैं, उनके बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आएगी। उन टकराव को रोकने के लिए ही राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए ये अच्छा है कि हम अपने सत्ता का बंटवारा करें, पावर का शेयरिंग करें। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सही पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए खतरा है, खतरनाक है, ये घातक है। ये अगला है दूसरा कारण, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अर्थात अगर पावर शेयरिंग नहीं है, इट मीन्स वहाँ लोकतंत्र नहीं है। चीन में एक उदाहरण देता हूँ मैं। चीन में भले ही लोकतंत्र कहा जाता है, चीन में भले ही चुनाव होता है, लेकिन वो केवल लोकतंत्र का दिखावा है। कारण क्या है, वहाँ केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। केवल उसके कैंडिडेट बदलते हैं। रहती सत्ता में रहती तो कम्युनिस्ट पार्टी ही है। राष्ट्रपति कौन रहेगा, जो इस समय है, ठीक है ना। तो वहाँ केवल दिखावा है कि हाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। और जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं है वहाँ पर लीगल गवर्नमेंट नहीं है, वैध सरकार नहीं है। वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूहों को बराबर की भागीदारी दी गई है। और इस तरह से ये जो हमने तर्क पढ़े हैं, इसमें दो तरह के हैं, एक तो युक्तिपरक और दूसरा नैतिक। युक्तिपरक का अर्थ है, ठीक यहाँ दिया हुआ है, युक्तिपरक का अर्थ है हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। यानी युक्तिपरक में, युक्ति मतलब उपाय, कि भाई हानि कितनी हो रही है, लाभ कितनी हो रही है, क्या अच्छा है हमारे लिए, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। जबकि नैतिक
परख में ऐसा नहीं होता है। नैतिकता में कुछ सिद्धांतों के आधार पर भी समझौता किया जाता है। खलील की उलझन एक उदाहरण दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। इसमें भी ये समझाने की कोशिश की गई है नैतिक तर्क के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। अब हमारा आता है तो ये सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं है तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द possibility of conflict between social groups. It is a good way to ensure the stability of political order. Next है stress that power sharing will bring out better outcomes. और लास्ट है इसमें power sharing is the very spirit of democracy. So पावर शेयरिंग इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल। इसलिए हमें अपने अधिकारों का बंटवारा करना चाहिए। वहाँ एक तो क्या होता है, विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती है। ठीक है ना। कोई भी कार्य एक सही दिशा में चलकर पूरा होता है। किसी को ये नहीं लगता है कि हमें अपमानित किया गया है, हमें दूसरे दर्जे का कर दिया गया है। उसको ये लगता है कि हम भी सभी की तरह समान हैं। और जब सत्ता में सबकी सहभागिता रहती है तो उसको स्थायित्व मिलता है, वो अधिक समय तक रहता है। बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के जब कार्य होता है तो उसके आउटकम्स, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है। इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सत्ता की साझेदारी के रूप। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके रूप हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का देश जो है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो सरकार का गठन होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और लोकतंत्र का एक जो सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल, और वो है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। हम लोग कहते हैं ना लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में कि तीनों जगह जनता ही आती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का। तो हर जगह जनता, अगर उसमें से जनता निकाल दिया जाए तो केवल तंत्र बचेगा, अर्थात मशीनरी से कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए इसको लोकतंत्र भी कहा जाता है, लोगों का तंत्र। ठीक है ना। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। अगर हम स्थानीय सरकार को देखेंगे तो उसको स्वशासन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। अगर हम लोग अपने देश का प्राचीन इतिहास उठाकर देखें, मौर्य काल का भी या गुप्त काल का, तो वहाँ पर सभा और समिति का नाम ध्यान में आता है। ये दो तरह की समितियाँ थीं जो राजा को सुझाव देती थीं और उसमें संस्थाओं में महत्वपूर्ण लोग होते थे तो राजा भी उनके सुझावों को आदर और सम्मान के साथ दृष्टि से देखता था और उसको लागू भी करता था। उनका भी कुछ इस तरह का चुनाव की स्थिति थी, वो फिर कभी हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने सभा समिति का नाम इसको समझाने के लिए आप लोगों को लिया।
अब जो इसके जो स्वरूप हैं उसके बारे में बातचीत करें। सबसे जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है ना, क्षैतिज वितरण का उसको कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हॉरिजॉन्टल इसलिए बोला जाता है, क्षैतिज इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ शासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं सरकार के। इन तीनों के बीच में ही पावर शेयरिंग होती है, अधिकारों का बंटवारा होता है। और वो बंटवारा इस तरह से होता है कि ये एक दूसरे पर संतुलन भी बनाए रखती हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखती हैं और एक दूसरे कार्य में इनका हस्तक्षेप भी नहीं होता है। किस तरह से देखते हैं। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कैसे, देखिए, देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। यानी संसद के द्वारा जो नियम कानून बनता है उसके अनुसार कार्यपालिका चलती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। ठीक है ना, तो इसलिए न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग नहीं हो सकती। और न्यायपालिका किस तरह से इन दोनों पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है न्यायपालिका, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वो जो कानून पास होता है उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसको लगता है कि कोई भी कानून देश की जनता या उसके मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो सीधे सीधे उस सरकार को निर्देशित कर सकता है उस कानून में परिवर्तन करने के लिए। इस तरह से ये तीनों ही संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं, संतुलन रखती हैं, इसलिए इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये हो गया क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग मैथ्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक वही चीज़ है। वर्टिकल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर देश, जो पूरा देश होता है, उसको अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है। राज्य फिर जो है ज़िलों में बांटा जाता है, ज़िले फिर तहसील में होते हैं, इस तरह से। तो आइए देखते हैं, पूरे देश में के लिए एक सामान्य सरकार होती है, फिर उसको प्रांत या क्षेत्र स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरे देश के शासन का संचालन करती है, अर्थात केंद्रीय सरकार। ठीक है, हमारे देश में भी है। फिर उसके बाद प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार, हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ राज्य सरकार बोला जाता है। जैसे अपने देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, तो वो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उन सबका अलग चुनाव होता है, उन सबकी अलग व्यवस्था होती है और संविधान के द्वारा उनको अलग अधिकार दिए गए, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं और अपने राज्य के शासन का संचालन करती हैं। ठीक, इसको राज्य सरकार कहते हैं। फिर हमने तीसरे स्तर की पढ़ी थी स्थानीय सरकार, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो ऊपर से नीचे जो बंटवारा होता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है ना, और संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। ठीक है, तीसरे स्तर की। उच्चतर और निम्नतर, ठीक, टॉप टू बॉटम, उच्चतर और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जो तीसरा प्रकार है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय सरकार है,
जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ऐसे ही बेल्जियम में है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है, सामुदायिक सरकार कहा जाता है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन के माध्यम से उनमें हिस्सेदारी दी गई उनको। तो इस तरह से ये तीसरे प्रकार का बंटवारा। ठीक। फोर्थ टाइप में है प्रेशर ग्रुप्स। जो अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, अर्थात राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उनके माध्यम से भी शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का एक उपाय है। जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। जब बजट तैयार करती है गवर्नमेंट अपने देश का, तो उस समय जो देश के प्रमुख संगठन हैं उनसे विचार विमर्श करती है। जैसे उद्योगों से संबंधित एक जो संस्था है फिक्की, हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया में उसको पढ़ा है, उद्योगपतियों से संबंधित। तो उससे वो राय लेती है, विचार विमर्श लेती है। तो उस फिक्की के द्वारा भी सरकार पर ये दबाव डाला जाता है कि ऐसा कोई कानून ना बने जिससे कि उद्योगपतियों या उद्योगों के हितों को किसी तरह का नुकसान हो। इस तरह और भी बहुत सारे, जैसे किसानों के क्षेत्र में किसान संगठन, भारतीय मजदूर संगठन मजदूरों के क्षेत्र में, तो वो उन सभी से राय ली जाती है सरकार के द्वारा, और वो सभी अपने हितों के अनुरूप सरकार को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। यानी राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और उसमें अलग अलग तरह के कैंडिडेट होते हैं। तो ये जो उनके बीच में जो कंपटीशन है वही निश्चित कर देता है कि जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया भी है कि लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है और नॉन पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे जो है गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं। तो इस तरह से ये जो सत्ता की साझेदारी है वो उसके स्वरूप हैं विभिन्न प्रकार से। तो पहला हमने पढ़ा क्षैतिज वितरण, दूसरा हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा हमने सामुदायिक सरकार के रूप में या स्थानीय सरकार के रूप में पढ़ा, और तीसरा प्रेशर ग्रुप्स के रूप में। तो इस तरह से ये हमारा सत्ता की जो साझेदारी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। इसमें मैंने जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उनको अलग से भी उसके आंसर मैंने सेंड किए हैं इसमें, उसको आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके पीडीएफ को देख सकते हैं, उसका लिंक उसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ कहना है मुझे आप लोगों से, ये जैसे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान कर नीचे दिए कोड से अपने उत्तर चुनो। कोड आपको नहीं लिखना है, आपको जो सत्ता के बंटवारे के पक्ष वाले जो पॉइंट्स हैं उनको एक तरफ लिख लेना है कॉपी पर, और विपक्ष वाले
एक तरफ, तो उससे आपका एक क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में कौन से तर्क हैं और विपक्ष में कौन से तर्क हैं। अगर आप लोग केवल कोड लिखेंगे जैसे नीचे दिया हुआ है तो इससे आपके ध्यान में नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। आप कोड देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीधे सीधे आप इस ऑप्शंस में से एक तरफ पक्ष में लिख लें और एक तरफ विपक्ष में। इस तरह से आप जब भी देखेंगे तो आपके ध्यान में वो चीज़ आ जाएगा कि भाई कौन से पक्ष में सत्ता के, बंटवारे के पक्ष में और कौन से विपक्ष में। ये जो मैचिंग वाला दिया है इसको सीधे सीधे आमने सामने लिखकर इसको मैच करेंगे, इसमें भी कोडिंग नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको कर लीजिएगा। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उन पर मैंने येलो कलर से किया हुआ है। उसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट में मैंने एक मैप दिया है, उसको उसमें देखिए थोड़ा सा। ये वर्ल्ड मैप, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि ये यूरोप का मैप है, इसमें बेल्जियम की स्थिति को देख सके आप लोग। देखिए ये बेल्जियम है, ये फ्रांस है इसके साउथ में, ठीक है। नॉर्थ में ये नीदरलैंड है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो है। इसके बाद इसके जो ईस्ट में है ये क्या है, देखिए इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जर्मनी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसकी सीमाएं हैं। और अगर बेल्जियम से इंग्लिश चैनल पार करके जाएंगे तो इसमें आपका ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन आपके सामने है, ठीक। तो इस तरह से मैंने एक बार बेल्जियम की जो बॉर्डर को है उसको दिखाने की कोशिश की है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको रिपीट कर लें थोड़ा सा हम लोग, अभी टाइम में है। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? पावर मीन्स राइट्स, शेयर मीन्स टू डिवाइड समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। In democracy, all power doesn't rest with any one organ of the government. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order or democracy. Form of power sharing क्या होती हैं? 4 टाइप्स। जैसे कि मैंने कहा था कि एक जो है क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके बीच में है, उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में है, उसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फिर थर्ड टाइप का है रिलीजन, जो लैंग्वेजेस हैं जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, या ठीक है। और फिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, यानी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। बेल्जियम में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 4 अमेंडमेंट किए गए थे ताकि फ्रेंच और डचेज और जर्मनी के जो लोग थे उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स थे उनको समाप्त करने के लिए 1972 टू 1993 के बीच में 4 टाइम अमेंडमेंट्स किए गए थे। उसमें फर्स्ट क्या था? डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। सेकंड, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। थर्ड है, इन ब्रसल्स हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स इन सेपरेट गवर्नमेंट, यानी ब्रसल्स में भी यहाँ की फ्रेंच लैंग्वेजेस वाले अधिक थे परसेंटेज में, वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंट, दोनों के समान प्रतिनिधि रहेंगे। फोर्थ है कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय लैंग्वेज कम्युनिटी पीपल।
दिस गवर्नमेंट हैज़ टेक डिसीजन रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो ये था उनके द्वारा। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है कि क्या कारण थे, क्वेश्चन आता है कि क्या कारण थे कि बेल्जियम में इतना डिस्प्यूट, इतना विवाद होने के बावजूद भी वहाँ शांति बनी रही, और क्या कारण थे कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी। ये इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा है। 2-3 कारण हमने पढ़े इसमें। और फिर पूछा जाता है कि इसमें सत्ता की साझेदारी के स्वरूप क्या हैं, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा और कुछ डिस्कस करने लायक हमारे लिए बचता नहीं है। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।